गवर्नमेंट 2020 से सो रही है वो नमस्कार, मैं उर्मिला और आप देख रहे हैं VMI न्यूज़। आज हम खड़े हैं जंतर मंतर पे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ छात्रों ने किया हुआ है कोरोना महामारी से प्रभावित छात्रों का महासत्याग्रह है। आइए जानते हैं इनसे कि इनके क्या मुद्दे हैं और क्या इनको महामारी कोरोना के चलते परेशानियाँ आई। नमस्कार मैम। हेलो, आपका नाम? मेरा नाम राशि सिंह है। मैम, मतलब कोरोना महामारी के चलते क्या ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा जो कि आपकी पढ़ाई पर असर पड़ा? कोरोना महामारी के चलते मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2020 में अगस्त में मुझे कोविड हुआ। अगस्त में कोविड होने के बाद कोविड इकलौता मुझे नहीं हुआ, मेरे घर में मेरी मम्मी डायबिटिक पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर का उनको प्रॉब्लम है। शी वॉज ऑल्सो मतलब फाउंड विद द कोविड, शी वॉज ऑल्सो सफर्ड विद द कोविड। उस समय पे आप मेरे घर में एक डेथ होती है, मेरे चाचा जी थे, उनकी भी डेथ हो जाती है कोविड से, और उनकी डेथ के चलते अक्टूबर का पेपर था, 4 तारीख को पेपर था। आपको पता ही है कि ये सब जब लॉकडाउन लगा 2020 के मार्च से आपका कोविड का आपका लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लग जाने के बाद आप ये सोच के देखिए कि एजुकेशन मटेरियल नहीं मिल रहा था। चलिए, कुछ बच्चे सिविल एरियाज़ में रहते हैं, कुछ स्टेट में रहते हैं, उन लोगों को मिल सकता है, लेकिन बच्चे जो आपके रिमोट एरियाज़ में रह रहे थे उनके लिए ना इंटरनेट की फैसिलिटी है, ना बिजली की फैसिलिटी है। आप कहते हो हर तरीके की एजुकेशन की फैसिलिटी दे रहे हैं, हमने लैपटॉप्स बंटवा दिए, हमने फ़ोन्स बंटवा दिए, लेकिन कहाँ फ़ोन्स बंटवाए? कौन सी जगह पे? कॉलेजेस में। मैं खुद हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैंने यहाँ पे देखा मेरे बच्चे जो हैं, जो फ़ोन्स आके आपने इशू करवाए भी थे, वो इशू केवल सर्टेन पीपल्स को मिले। मान लीजिए कि आपकी स्कूल की स्ट्रेंथ है या कॉलेज की स्ट्रेंथ है आपकी 1000 में से 200 बच्चों के लिए केवल आया है। क्या वो सफिशिएंट था? नहीं था। हर कोई उस समय पे इक्वल अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिली। इक्वल अपॉर्चुनिटी ना तो एजुकेशन की मिल पाई, आपने उस समय पे बच्चों के घर में जिनके डेथ हुई वो लोग पेपर नहीं लिख पाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने प्री क्लियर किया, लेकिन जब वो मेंस की बारी आती है उस समय पे वो कोविड से ग्रसित हो गए। कोविड से ग्रसित होने के टाइम पे उन लोगों को पेपर देने के लिए एग्जाम हॉल में ही नहीं जाने दिया। आपको लगता है क्या कि जिन बच्चे के घर में 2-2 डेथें हुई हैं, बहुत सारे लोगों में ऐसा भी था कि 4 मेंबर थे, 4 में से केवल एक बचा। क्या आप समझ सकते हैं कि उसकी मेंटल, सोशल, फिजिकल कंडीशन ऐसी थी कि वो पेपर रख सकते थे या लिख सकते थे जाके? गवर्नमेंट सुनी नहीं रही है। DSRC कमेटी की रिपोर्ट यहाँ पे आई है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पे आपको जो बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के टाइम पे सफ़र किया, आप उनके लिए 2 साल का एज रिलैक्सेशन और 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दीजिए। लेकिन गवर्नमेंट 2020 से सो रही है, वो सुनने में ही नहीं आ रही है। आपने SSC GD को एज रिलैक्सेशन दे दिया, चला 18+ स्टेट। अरे आपके स्टेट्स भी जो आपके रूलिंग हेडेड हैं, जो बीजेपी रूलिंग हेडेड हैं, उन लोगों ने भी यहाँ पे आपको अटेम्प्ट दे दिए, लेकिन क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट में आप यहाँ पे केवल UPSC के लिए नहीं दे रहे हो? SSC GD भी DOPT के अंदर आती है, हमारी UPSC भी DOPT के अंदर आती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे देखा गया है कि आपने SSC GD को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया। हम केवल 2 फेयर चांस मांग रहे हैं, हम जॉब नहीं मांग रहे। आप मत दीजिए हमें जॉब, बिल्कुल नहीं। हमें इतनी कैपेबिलिटी है कि आप हमको वो फेयर चांस देते हो तो हम वो काम कर सकते हैं। आपने पेपरों के टाइम पे बच्चों के लिए लॉकडाउन लगा दिया, एजुकेशन में आपकी सिस्टम सारे बंद थे, लाइब्रेरीज बंद थे, घरों में इतना क्योस था, बच्चों में हर चीज़ में ये डर था कि क्या बाहर जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, क्या मर तो नहीं जाएंगे। बहुत सारे बच्चे, मैं खुद ऐसी थी कि मैं यहाँ पे 8 महीने घर में, यहाँ पे दिल्ली में रही हूँ, मेरा घर बरेली में है, लेकिन यहाँ पे रहने के साथ साथ आप सोच सकते हो कि 2 लोग कमरे में बंद कितने टाइम तक रह सकते हो, किस तरीके से आपका मेंटल फिजिकल कंडीशन होगी। आपको टेंशन है कि आपकी मदर आपके हॉस्पिटलाइज है, आपके घर वाले हॉस्पिटलाइज है ना, आप उनको लुक आफ्टर नहीं कर पा रहे हो, आप खुद उस कोविड से हो। मेरा जब मैंने प्रीलिम्स लिखा था, मेरे को 4था दिन था कोविड होने का, जब मैंने ये चीज़ देखी और सब जगह पे ये हो रहा था कि जिनको कोविड से प्रॉब्लम हुई है बच्चे, या फिर जिन लोगों को भी कोविड हो रखा है, दे विल नॉट गोइंग टू राइट द एग्जाम, उन लोगों को एंटर नहीं करने दिया जाएगा। मैंने झूठ बोला, सुबह से लेकर शाम तक मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी सुबह से लेकर शाम तक पेपर देते हुए, लेकिन नहीं, उस चीज़ के बाद भी आप सोच के देखिए बच्चा किस मेंटल कंडीशन से पूरे साल गुजरा है, वो पेपर नहीं लिख सकता था। गवर्नमेंट उस चीज़ को लेकर नहीं सुनी।
तो कहीं ना कहीं सुनवाई ना होकर और पेपर नहीं देने दिया गया आपको। ना तो सुनवाई हुई ना पेपर देने दिया गया। पिछले 2 सालों से हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कितने ही बच्चों ने आमरण अनशन किए, कितने ही बच्चों ने धरना प्रदर्शन किए, कितने ही लेटर 150 से ऊपर एमपीज और एमएलएस को हमने लेटर्स लिखे कि आप हमारी बात का मुद्दा उठाइए। मुद्दा उठा, ऐसा नहीं है पार्लियामेंट में मुद्दा नहीं उठा, मुद्दा बहुत बार उठा, लेकिन हर बार उस मुद्दे को यहाँ पे शांत कर दिया गया। उसकी किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 जजमेंट में ये भी कहा कि आप एक डीएसआरसी की रिपोर्ट को आप इंप्लीमेंट कीजिए। जिन स्टूडेंट्स का, आप यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रॉब्लम सिचुएशन इस तरीके की आई थी कोविड-19 के टाइम पे, आप उनके लिए लीनियंट व्यू रखिए। भाई जुडिशरी का सिस्टम अलग है, एग्जीक्यूटिव का अलग है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते, लेकिन हाँ वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं, तो वो इससे ज़्यादा क्या करें। हमने ऐसा क्या डिस्क्रिमिनेशन किया कि स्टेट पीसीएस में आपको आप एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, आप एसएससी-जीडी को एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, आप लोन वेव कर रहे हैं, आप इकोनॉमी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए आपने लोन वेव कर दिए और उसके बाद आपने टैक्स सिस्टम बढ़ा दिया, आपने सब चीज़ों पे जीएसटी बढ़ा दिया। एजुकेशन की मटेरियल पे सब जगह पे आपका इतना तगड़ा जीएसटी आप लगा रहे हो। आप सोच के देखो, चलो ठीक है, जो संपन्न परिवार का बच्चा है वो कर सकता है, जो गरीब परिवार का बच्चा है वो, जो बच्चे एजुकेशन लेने के लिए सरकारी स्कूलों में जाते हैं, हर किसी की फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं होती, वहाँ पे वो बच्चा भी पढ़ता है जिसके फादर मदर या तो कोई भीख मांगते हैं या जिसके फादर और मदर किसी के यहाँ पे मिलियर वर्क करते हैं, वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है कि क्या वो बच्चे अफोर्ड कर पाएंगे? आपने प्रिंटर पे पैसे बढ़ा दिया, आपने पेंसिल पे पैसा बढ़ा दिया, आपने रबर पे पैसा बढ़ा दिया। आप सोच सकते हो कि क्या बच्चे वो अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। केवल बोलने से नहीं होता। जब पेपर लिखे जाने थे उस समय पे ये बोला गया था कि जिन बच्चों को पेपर लिख रहे हैं लिख लीजिए, जिन बच्चों को पेपर नहीं लिखने मत लिखिए, आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। ये बोला गया था गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन वो उसके बाद अपनी बातों से पलट रही है। बाकी सब जगह आपको बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन बेनिफिट किसको नहीं मिल रहा है? केवल यूपीएससी के बच्चों के लिए। आप रिपोर्ट्स, डीएसआरसी की कमेटी की रिपोर्ट है, ठीक है, अंडर हेडेड बाय द सुशील मोदी जी, उन्होंने इस चीज़ को रिकमेंड किया कि आपको देना चाहिए, लेकिन आप फिर नहीं दे रहे हो। आपको सुप्रीम कोर्ट ने गाइड किया, आप दीजिए, नहीं दिया। बच्चे आमरण अनशन पे उतरे। हम पढ़े लिखे परिवार के बच्चे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमारा ये फोर्टे नहीं है कि हम सड़कों पे उतरे, लेकिन मजबूरी है हमारी, हम सड़कों पे उतरे हैं। दिन रात एक करके इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाने के लिए पिछली 19 तारीख से, अभी जो हमने इस साल स्टार्ट किया, पिछली 19 तारीख से हम यहाँ पे कैंडल मार्च निकाल रहे थे। हमने ओल्ड राजेंद्र नगर में कैंडल मार्च निकाला, वजीराबाद, मुखर्जी नगर, सब जगह कैंडल मार्च निकाला। उस चीज़ पे गवर्नमेंट हमें ये बोल रही है, हमारे लिए सुनने में ये आ रहा है कि आप अब प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। पहले हमारी प्रोटेस्ट की साइट जंतर मंतर ना होकर हमारी प्रोटेस्ट की साइट थी ओल्ड राजेंद्र नगर। हमने इंटीमेशन दिया था, आप पॉलिटिकल पार्टीज की रैली निकल रही हैं, बीच सड़क रोक के आप उनको रैली करवा सकते हैं। पूरी सड़क ब्लॉक है, पटेल नगर आप जाके देख लीजिए, आप करोल बाग जाके देख लीजिए, आम आदमी पार्टी का हो चाहे बीजेपी का हो, बीच बीच के रस्तों में उन्होंने रोक रोक के पॉलिटिकल एजेंडाज हो रहे हैं। क्या वो उस समय पे सेक्शन 144 नहीं है? जब हमने मांगा हमारे अधिकारों का चयन कि भाई आप हमारे लिए प्रोटेस्ट करने दीजिए, हम प्रोटेस्ट भी हमारा साइलेंट होगा, गांधीयन वे में होगा, आप हमको वो करने दीजिए। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है, ऊपर से प्रशासन, पुलिस प्रशासन क्या कहता है, नहीं आप लोग सड़कों पे 4 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। कल रात को भी हुआ कि हमारा प्रोटेस्ट मार्च निकला था, साइलेंट कैंडल मार्च निकल रहा था ओल्ड राजेंद्र नगर से थालासरी रेस्टोरेंट के सामने से। जैसे ही बच्चे हमारे वाजीराम कोचिंग की तरफ आ रहे थे, वहाँ पे पुलिस ने उन्हें रोक दिया कि बस बहुत हो गया, अब चलो, नहीं हटोगे अगर तो तुम्हारे खिलाफ यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, मैं चार्ज लगा दूंगा। बच्चों को उठा के गाड़ियों में भरना शुरू कर दिए। किस लिए उठा के शुरू कर दिए? उठा के प्रॉब्लम वहाँ पे वो ये बोलते हैं कि सेक्शन 144 लगाए, तो सेक्शन 144 पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं है, लेकिन पीसफुल मार्च जो बच्चे कैंडल कर रहे हैं उनके लिए आप कह रहे हो कि वहाँ पे सेक्शन 144 लगाए, नहीं मानोगे तो जेल में भर दूंगा। आप पढ़े लिखे बच्चों के लिए क्या डराना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? ना पुलिस प्रशासन समर्थन में है, ना गवर्नमेंट समर्थन में है। सरकार बच्चे को अपना कैरियर, भाई इस समय तक आते आते हर इंसान को सेटल होना पड़ेगा, लेकिन कुछ सपने थे जो लेकर हम यहाँ दिल्ली आए थे, वो सपनों को तोड़ा गया, हर तरीके से तोड़ा गया। मैम, जिस तरीके से आप बरेली से दिल्ली आए हुए हैं, किस तरह से यहाँ पे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? आप सोच के देखिए, दिल्ली में कुछ ही सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पूरा दिल्ली नहीं है। आप राजेंद्र नगर देख लीजिए, करोल बाग देख लीजिए, पटेल नगर देख लीजिए, मुखर्जी नगर देख लीजिए, यहाँ का किराया इतना भारी है,
एक रूम का खर्चा 15,000 से कम नहीं है, केवल रूम का। फिर आप खाएंगे क्या? खाएंगे भी ना, आप खाएंगे भी, पिएंगे भी, खाने पीने के साथ दवाई है, आपकी रोज की किताबें हैं, फोटो स्टेट है, आने जाने का खर्चा है, सब कुछ इतना महंगा है जो संपन्न। और ऊपर से कोचिंग्स की फीस यहाँ पे 2.5 लाख रुपए है। 2.5 लाख तो आपके लिए केवल जीएस की फीस है। अगर आपने ऑप्शनल की तैयारी करनी है तो 60-65 हज़ार 80,000 रुपए आप और रख लीजिए। क्या कोई बेसिक मध्यम परिवार का बच्चा ये काम कर सकता है? क्या किसी के पास में 3 लाख रुपए ऐसे हैं कि वो यहाँ पे उठा के अपने बच्चे को भेज दे? चलिए 3 लाख रुपए तो कोचिंग का है, उसके ऊपर से पर मंथ का 15,000 रुपए का किराया, 5-10 हज़ार रुपए का खाना, आने जाने का 2-3 हज़ार का खर्चा, क्या कोई मध्यम परिवार अफोर्ड कर सकता है? एजुकेशन को आप कहते हो एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए एजुकेशन है। यहाँ तो एजुकेशन फॉर ऑल नहीं है, ये तो अंग्रेजों का जमाना हो गया कि भाई आपने पढ़ना है, आपने सिविल सर्वेंट बनना है, लंदन आइए, वहाँ जाके पढ़ाई करेंगे तब आप वहाँ पे आएंगे। लेकिन यहाँ पे आपने वही काम अंग्रेजों वाला कर दिया। आप कहते हो कि बच्चों के लिए हमने ये बेनिफिट दे रखा है, ये आपने यहाँ पे आपने इतनी सारी आपने योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन उन योजनाओं का क्या आपने योजनाएं हर बेसिक परिवार को मिल रही हैं? वो नहीं मिल रही हैं। आप पॉलिसी बनाते हो अपने हद तक रखने के लिए, आप पॉलिसी बनाते हो पेपरों में रखने के लिए, वो पॉलिसी जमीन पे उतर के नहीं आती। जमीन पे उतर के आने के लिए उसका चैनलाइजेशन होना जरूरी है, उसका लुक आफ्टर होना जरूरी है, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, और इम्प्लीमेंटेशन के साथ में उसका प्रॉपर चेक बैलेंस होना जरूरी है, जो गवर्नमेंट नहीं कर रही है। दिखाते हैं कि इतना पैसा इस चीजों के लिए दे दिया, लेकिन वो पैसा ऊपर रहकर रह जाता है, वो कभी भी नीचे हद तक होकर नहीं आ पाता। उसी चीज के लिए आप पीछे देख सकते हो कि बच्चे ये वो हैं जो पढ़े लिखे सबने, कोई आईआईटी से है, कोई आईएम से है, लेकिन आईएएस बनने का सपना वो हर कोई यहाँ पे देखकर आया, लेकिन इन सारी चीजों का होते हुए यहाँ पे वो सब चीजें एकदम शैटर होती चली जा रही है। मैम, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग रखते हैं? सरकार से हम बस एक मांग रखना चाहते हैं कि हमारे लिए एक फेयर चांस दे। जिस चीज के लिए आपने हर किसी को बेनिफिट दे रखा है, उसी चीज के लिए हम ये मांगते हैं कि 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट यूपीएससी के बच्चों के लिए और 2 साल का एज रिलैक्सेशन। आप सीसैट है, सीसैट यूपीएससी के लिए उसका आप स्तर बढ़ाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि चलिए ठीक है सीसैट आपका क्वालिफाइंग है, लेकिन सीसैट का स्तर इस समय पे इतना तगड़ा बढ़ा दिया गया है कि आईआईटीज के बच्चे तक उस पेपर को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, जिस बच्चे ने आर्ट्स पढ़ी, जिस बच्चे ने बायो पढ़ी, कॉमर्स पढ़ी, क्या वो क्लियर कर पाएगा? अगर आप कहते हो कि नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि बिना कोचिंग पढ़े भी पास हो जाते हैं। बिना कोचिंग पढ़े अगर पास हो जाते तो आप स्तर अभी का देख लीजिए, पिछले 5 सालों में कितना गिरा है। नंबर ऑफ सीट यूपीएससी की लगातार गिरती आ रही है पिछले 5 सालों में। आप 2014 के बाद से नंबर ऑफ सीट यूपीएससी की गिरनी शुरू हो गई। पॉपुलेशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पॉवर्टी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, एजुकेशन आप ऑल सबको नहीं कर सकते, लेकिन आप सीटें गिरा सकते हो। किस लिए सीटें गिरा सकते हो? क्योंकि तुमको आगे रिक्रूटमेंट नहीं चाहिए। जनता पॉवर्टी के द्वार पे खड़ी है। सब जगह पे आप देखो पॉवर्टी का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन क्यों? गवर्नमेंट नहीं सुन रही है। नंबर ऑफ सीट रिड्यूस हो रहे हैं। हिंदी माध्यम के बच्चे जब वो पेपर लिखते हैं, जब हिंदी माध्यम के बच्चे यूपीएससी का पेपर लिखते हैं, तो उनके पेपर को चेक करने के लिए यहाँ पे देखा जाता है कि जो इंग्लिश मीडियम का टीचर होगा वही चेक करेगा। डिफरेंस होता है वो बच्चा को। और जब कभी भी अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन पेपर में भी कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, तो आप उसको जो ट्रांसलेशन होता है क्वेश्चन का, किसी वर्ड का, वो आप इंग्लिश से कनेक्ट करते हो रादर देन हिंदी। तो आपने हिंदी में पेपर डाला ही क्योंकि जब आप हिंदी माध्यम के बच्चों को इंग्लिश पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हो। मान लीजिए ठीक है, मैं लैंग्वेज के अगेंस्ट नहीं हूँ, लैंग्वेज जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही तो हो गई, बट क्या जापानीज को आपने इंग्लिश में पेपर लिखवाते देखा है? क्या आपने फ्रांस वालों को फ्रेंच के अलावा हिंदी को लिखवाते देखा है पेपर? हम मानते हैं आप अपनी हिंदुस्तानी हिंदी आप करते रहते हैं कि हम हिंदी भाषी हैं, प्राउड करते हैं, हाँ हम करते हैं प्राउड कि हम हिंदी भाषी हैं, लेकिन क्या आपने उस हिंदी माध्यम के बच्चे को इस लेवल तक छोड़ा है कि वो प्राउड से कह सके कहीं पे खड़ा होके? कोई आज भी सब में मेंटालिटी यही है कि कोई अगर हिंदी में बात करता है तो उसको ऐसे देखा जा रही नहीं यार पढ़ा लिखा नहीं होगा। यूपीएससी में हिंदी माध्यम के छात्रों का जो स्तर है, स्तर के साथ आप कहिए कि उनका जो नंबर है वो बहुत कम है, बहुत कम है। आप कहिए कि 1% भी नहीं है।
1% भी नहीं है। तो कहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी हो रही है? वो इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर आपको बनानी है तो सिस्टम आपको सुधारना पड़ेगा। आपको एजुकेशन रिफॉर्म्स अगर लेकर आने हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी रिफॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे। जो प्रॉब्लम्स बच्चे दूसरे देश में आके, दूसरे स्टेट में आके फेस कर रहे हैं, उन चीज़ों को आपको सुधारना पड़ेगा। आपको रेगुलेट करना पड़ेगा कि हर वो एक गरीब माध्यम का बच्चा भी आकर वो यहाँ दिल्ली की जैसे स्टेट को आकर यहाँ पे अपनी एजुकेशन को अफोर्ड कर सके, जो वो नहीं कर पा रहा है। थैंक यू सो मच। तो हमने जाना यहाँ पे यूपीएससी के छात्रों से कि वो कितना उनके लिए सरकार के खिलाफ कितना गुस्सा है कि वो कोरोना महामारी के चलते हुए अपनी पढ़ाई को पूरी ना कर पाए, और जो कि उनका ये कहना है कि जहां हम अपना प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो एक तरफ बीजेपी की और कांग्रेस की रैली और दूसरी तरफ अगर हमारी रैली होती है तो हमारी रैली को रोक दिया जाता है, हमारी रैली पे धारा 144 लगा दी जाती है। तो क्या उन लोगों की बीजेपी और कांग्रेस की रैली पे क्यों ये धारा नहीं लगाई जाती? तो हमारी सिर्फ सरकार से इतनी मांग है, जो भी हम अपने सपनों को लेकर के आए हैं यूपीएससी के और आईएएस बनने के, उन सपनों पे पानी ना फेर के हमें पढ़ाई करनी दी जाए और हमको आगे बढ़ने दिया जाए। मैं उर्मिला, VMI न्यूज़ से कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।